हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 7 की साइंस। और क्लास 7 साइंस में हमारा चैप्टर चल रहा था फिजिकल एंड केमिकल चेंज। तो इसी को ही आगे हम आज कंटिन्यू करेंगे। अपने लास्ट लेक्चर में हमने फिजिकल चेंज के बारे में बात की थी और केमिकल चेंज के बारे में बात की थी। तो इनसे रिलेटेड कुछ रिएक्शंस थी, ठीक है, जो कि हमें आज पढ़नी है। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं और बढ़ते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। चलिए तो स्टार्ट करते हैं फिजिकल और केमिकल चेंज के। तो अपने लास्ट लेक्चर में काफी सारे टॉपिक्स हमने पढ़ लिए थे इस चैप्टर से रिलेटेड। तो चलो, सबसे पहले हमने बात की थी कि परिवर्तन, बदलाव, बदलाव क्या होते हैं। तो हमारे आसपास हमें कई सारे परिवर्तन देखने को मिलते हैं, डेली भी देखने को मिलते हैं, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल की बात करें, जैसे सेब को काटना। तो सेब को काटना भी क्या है, एक परिवर्तन ही तो है। पहले पूरा सेब था, अब हमने उसको काट दिया, यानी कि एक चेंज हो गया है यहाँ पर, ठीक है। तो ये सभी क्या है, एक प्रकार के परिवर्तन है। फिर हमने बात की थी परिवर्तन जो है दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं हमारे पास फिजिकल चेंज और एक केमिकल चेंज। यानी कि फिजिकल चेंज का मतलब है भौतिक परिवर्तन, ठीक है। तो इसके कुछ एग्जाम्पल है, जैसे क्रशिंग कैन, क्रशिंग का कैन, मेल्टिंग एन आइस क्यूब। ये एग्जाम्पल के बारे में बात हो गई थी। फिर हमने पढ़ा था भौतिक परिवर्तनों के गुणों के बारे में। अब भौतिक परिवर्तन के गुण की बात अगर हम करें, ये कैसे होते हैं, ये होते हैं अस्थायी, यानी कि टेम्पररी होते हैं, ठीक है, परमानेंट नहीं होते हैं। भौतिक परिवर्तन होने पर कोई नया पदार्थ नहीं बनता, यहाँ पर कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। ऊर्जा के रूप जैसे कि ऊष्मा, प्रकाश, बिजली भौतिक परिवर्तन में ना तो उत्सर्जित होते हैं, ना ही अवशोषित होते हैं, यानी कि ना ही एब्जॉर्ब होंगे, ना ही रिलीज होंगे, ठीक है। और आमतौर पर इन्हें उल्टा जा सकता है, ठीक है। जैसे हमने कहा कि किसी पेपर को हमने क्या कर लिया, फोल्ड कर लिया, ठीक है। मान लो ये एक पेपर की शीट है हमारे पास। अब हमने क्या कर लिया, इसको फोल्ड करके जो है, इसको इधर फोल्ड किया और इसको इधर फोल्ड किया, यानी कि इसको फोल्ड करके इतना बना दिया, है ना, ऐसे बनाते हैं हम फोल्ड करके पेपर को, ठीक है, ऐसा कर लिया। अब वापस से इसे खोल करके हमने वापस ऐसा बना दिया, तो हमें क्या दिखेगा कि यहाँ पर जो है ऐसे इस तरीके से लाइन हमें दिखेंगी। तो ये चेंज कैसा है, ये चेंज रिवर्सिबल है। रिवर्सिबल यानी कि देखो, पहले पेपर था पूरा, उसको हमने फोल्ड कर दिया, एक मान लो एक बॉल बना दी। अब इस पेपर को, फोल्ड करे हुए पेपर को वापस से स्ट्रेट हमने कर लिया, इसमें थोड़ा सिलवटें आएंगी लेकिन वापस से खुल जाएगा ना। तो ये चेंज कैसा है, रिवर्सिबल चेंज है। हमने क्या कर लिया, इसको रिवर्स कर लिया है। फिर दूसरा एग्जांपल, मान लो ये हमारे पास है कोई आइस क्यूब, आइस क्यूब। अब हमने इस आइस क्यूब को हीट किया और इसे किसमें चेंज कर दिया, लिक्विड में। आइस क्यूब से क्या बना दिया, वाटर बना दिया, ठीक है। अब वाटर को हमने अगेन क्या किया, फ्रीज किया, और फ्रीज करके वाटर से हम वापस से आइस बना सकते हैं। हाँ बिल्कुल, तो ये चेंज भी कैसा है, रिवर्सिबल चेंज है। तो भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं, आमतौर पर रिवर्सिबल होते हैं, यानी कि उल्टाए जा सकते हैं। लेकिन क्या हमेशा ऐसा होगा, नहीं, हमेशा ऐसा नहीं हो सकता। मान लो हमारे पास एक एप्पल है या ऑरेंज है या कोई भी फ्रूट है, इसको हमने क्या कर लिया, काट करके ऐसे दो हिस्सों में अलग कर लिया। अब क्या इन दो हिस्सों को वापस जुड़ाया जा सकता है, तो वापस से जुड़ा करके क्या इसे ऐसा गोल बना देंगे हम, नहीं बना सकते, है ना। लेकिन क्या ये भौतिक परिवर्तन है, हाँ है तो भौतिक परिवर्तन, लेकिन उल्टाया नहीं जा सकता। तो भौतिक परिवर्तन ऐसा नहीं कि सारे रिवर्सिबल है, नहीं, सारे फिजिकल चेंज रिवर्सिबल नहीं है, ठीक है। कुछ रिवर्सिबल होते हैं, कुछ नहीं भी होते हैं, ठीक है, डिपेंड करता है। क्लियर है, तो ये भी हो गया था, ये भी हमने पढ़ लिया था। फिर हमने केमिकल चेंज के बारे में बात की थी, देखिए रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं, यहाँ पर नए पदार्थ बनते हैं। कई सारे एग्जाम्पल्स भी हमने इसके देख लिए थे। रासायनिक परिवर्तनों के गुणों के बारे में बात की थी। गुणों में हमने क्या क्या पढ़ा था, कि ये स्थायी होते हैं, यानी कि परमानेंट होते हैं, ठीक है। नया पदार्थ बनाते हैं, यहाँ पर क्या होता है, नया पदार्थ बनता है। यहाँ पे ऊर्जा के विभिन्न रूप जैसे कि ऊष्मा, प्रकाश, बिजली, ठीक है, ये सब क्या होता है,
रिलीज भी होता है और एब्जॉर्ब भी होता है, या तो रिलीज होगा या तो एब्जॉर्ब, यानी कि या तो उत्सर्जित या अवशोषित हो सकता है। रासायनिक परिवर्तन सामान्यतः अपरिवर्तनीय है, यानी कि ये कैसे हैं, इरिवर्सिबल है, इन्हें चेंज नहीं किया जा सकता। जैसे कि मान लो हमने इस तरीके से, हमारे पास एक मैंगो है, ये कैसा है, अनराइप, यानी कि कच्चा है। तो अनराइप से क्या बन गया, ये राइप। ठीक है, राइप यानी कि पक गया है। लेकिन क्या हम इस पके हुए मैंगो को वापस से कच्चा बना सकते हैं क्या? नहीं बना सकते, है ना। हम क्या कर सकते हैं बच्चे, देखो दूध है, तो दूध से क्या बना सकते हैं, दही बना सकते हैं। क्या दही से वापस दूध बना सकते हैं? नहीं बना सकते। तो ये जो रासायनिक परिवर्तन है, ये कैसे होते हैं, अपरिवर्तनीय होते हैं, क्योंकि इनमें नया पदार्थ बन जाता है। फिर नए पदार्थ से हम कोई पुराना नहीं बना सकते पदार्थ, क्योंकि इनकी जो केमिकल कंपोजिशन है वो भी डिफरेंट हो जाता है। ठीक है, फिर ये क्या करते हैं, ध्वनि भी उत्पन्न की जा सकती है यहाँ पर। अगला, गंध बदल सकती है या नई गंध आ सकती है, रंग में परिवर्तन हो सकता है। ठीक है, यदि सेब का टुकड़ा तुरंत न खाया जाए तो उसका रंग भूरा हो जाता है, तो ये भी क्या है, एक केमिकल चेंज है। गैस उत्पन्न हो सकती है जब विस्फोट होता है, तो प्रकाश, ध्वनि और अप्रिय गैसें भी उत्पन्न होती है। ठीक है, तो ये कुछ गुण थे रासायनिक परिवर्तन के। रासायनिक परिवर्तन के काफी सारे एग्जाम्पल्स भी हमने देख लिए थे। लोहे में जंग लगने के प्रोसेस के बारे में बात की थी, कि जंग लगने के उदाहरण क्या क्या है। फिर मैग्नीशियम की पट्टी का जलना, ठीक है, इसके बारे में बात की थी कि मैग्नीशियम रिबन जब जलता है तो क्या होता है। ठीक है, तो हमने क्या देखा था कि मैग्नीशियम का रिबन, यहाँ पर एक्सपेरिमेंट को समझते हैं, ये रहा एक्सपेरिमेंट। तो क्या हो रहा है, ये हमारे पास है मैग्नीशियम रिबन, इसे एक टोंग से पकड़ा हुआ है रिबन को, और ये हमारे पास है बर्नर। तो बर्नर से क्या कर रहे हैं, हम मैग्नीशियम रिबन को बर्नर से, जिसकी जो फ्लेम है, फ्लेम पर ले जा रहे हैं। तो हम क्या देख रहे हैं, ये जल रहा है और यहाँ पर क्या इकट्ठी हो रही है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, जिसको हम क्या कह रहे हैं, ऐश, यानी कि राख। ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड यहाँ पर इकट्ठा हो रही है। और कैसे जल रहा है ये जल रहा है एक बर्न विद ब्राइट वाइट लाइट, यानी कि चमकदार सफेद रोशनी के साथ ये जलता है मैग्नीशियम रिबन। ठीक है, और क्या बनाता है, राख बनाता है। तो अगर हम रिएक्शन लिखे तो क्या लिख सकते हैं, मैग्नीशियम जल रहा है ऑक्सीजन के साथ और क्या बना रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, अब इस मैग्नीशियम ऑक्साइड को, जो क्या है, राख है, राख जिसे हम कह रहे हैं ऐश, तो ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है, जब हम इसे पानी में मिलाते हैं, तो ये रहा मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसको मिलाया हमने वाटर में, पानी के साथ, तो ये क्या बनाता है, ये बनाता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, क्या बनाता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। और ये जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, ये कैसा है, ये है बेसिक नेचर का, यानी कि क्षारीय प्रकृति। ठीक है, बेसिक नेचर का है। ये कैसे पता चला हमें, हमने इसका लिटमस टेस्ट किया मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का, और लिटमस टेस्ट से हमें ये पता चलता है कि ये कैसा है, बेसिक नेचर का है। क्लियर हो गया, इतना इतना समझ में आया। तो ये था हमारा पहला एक्सपेरिमेंट, पहली रिएक्शन। नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट था कॉपर सल्फेट और आयरन के बीच की अभिक्रिया। तो हमने क्या देखा, कॉपर सल्फेट यानी कि CuSO4, पहले ये कैसे कलर का था, ये था ब्लू कलर का, हमें दिख रहा है ना, ब्लू कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, तो ब्लू कलर का सॉल्यूशन था। जैसे ही हमने इसमें आयरन की नेल डाली, यानी कि आयरन डाला, तो क्या हो गया, आयरन डालने से क्या बना, जैसे हमने इसमें आयरन डाला तो यहाँ पर रिएक्शन होती है। फिर क्या होता है कि ये जो सॉल्यूशन है वो ग्रीन, ब्लू से क्या हो जाता है, ग्रीन हो जाता है, यानी कि यहाँ पर बन जाता है ये आयरन सल्फेट सॉल्यूशन प्लस कॉपर, हमें अलग से डिपॉजिट मिलता है। ठीक है, और क्या मिलता है, कॉपर मेटल जो डिपॉजिट होता है आयरन पर।
ठीक है, तो ये रही इसकी रिएक्शन, कॉपर सल्फेट के साथ आयरन, आयरन के साथ जब रिएक्शन होगी तो बनाएगा आयरन सल्फेट प्लस कॉपर, कॉपर अलग हो जाएगा। क्लियर है इतना? इतना समझ में आया? ये हमने रिएक्शन पढ़ी थी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। फिर सिरका और बेकिंग सोडा के बीच की प्रक्रिया हमने देखी थी। तो सिरका यानी कि एसिटिक एसिड, ठीक है, जो कि क्या है, एक प्रकार की एसिड है। ठीक है, एसिटिक एसिड को हम एथेनोइक एसिड भी कहते हैं। और उसमें हमने क्या डाला, एक चुटकी बेकिंग सोडा डाला, जिसको हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसको हम क्या कहते हैं, बेकिंग सोडा कहते हैं। तो हमने क्या किया, जब ये डाला, दोनों को मिलाया, तो हमने क्या देखा कि गैस के बुलबुले दिखे हमें। अब ऐसा गैस के बुलबुले किस वजह से, कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से थे। ठीक है, लेकिन ये हम कैसे पुष्टि करेंगे इसकी कि कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से जो बुलबुले हमें देखने को मिल रहे थे वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस की वजह से। तो हम क्या करते हैं, ये जो गैस यहाँ से निकल रही है, जब हमने एसिटिक एसिड और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को मिलाया, तो यहाँ से जो गैस मिल रही थी, निकल रही थी, हमने क्या किया, इस गैस को पास करवाया चूने के पानी के साथ, यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसे हम कहते हैं। ठीक है, चूने का पानी। ठीक है, चूने के पानी में हमने क्या करा है, लाइम वाटर भी जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं, लाइम वाटर, चूने के पानी का हो या लाइम वाटर। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है का नाम। तो इसमें हमने क्या कराया, इस गैस को पास करवाया। तो हमने क्या देखा कि जो लाइम वाटर था, ये क्या बन जाता है, मिल्की हो जाता है, क्योंकि इसमें जो है, क्यों हो जाता है ये, क्या हो जाता है, सॉरी, ये हो जाता है मिल्की, यानी कि दूधिया हो जाता है, जिससे हम ये पुष्टि कर लेते हैं कि क्या होता है, जिससे हम क्या पुष्टि कर लेते हैं, जिससे हम ये पुष्टि कर लेते हैं कि ये जो गैस थी वो कौन सी गैस थी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस थी। ठीक है, चलिए, इतना समझ में आया। तो एक बात ये भी है कि ये जो लाइम वाटर है ये मिल्की हो जाता है जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस इससे पास करवाई जाती है। तो ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि यहाँ से बच्चों कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन होता है, जिस वजह से लाइम वाटर मिल्की हो जाता है। हाँ, लेकिन अगर हमें इस लाइम वाटर को वापस से क्लियर करना है तो हम क्या करेंगे, एक्सेस में CO2 पास करवाते रहेंगे। और अगर हम एक्सेस में CO2 पास करवाते रहेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाता है, लाइम वाटर जो है क्लियर हो जाता है। ठीक है, क्लियर है। चलिए, तो यही तो यही है कि कैल्शियम कार्बोनेट बनता है CaCO3 और ये दूधिया हो जाता है। तो इससे क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति हमें पता चल जाती है। ठीक है, तो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम चूने का पानी कहते हैं, क्या बनाता है, कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर। क्लियर है? तो देखो, यहाँ पर जैसे हमें दिख रहा है, तो ये है विनेगर, CH3 COOH एसिटिक एसिड, और यह है बेकिंग सोडा यानी कि NaHCO3। यहाँ से जो गैस निकल रही है वो गैस है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और यह लाइम वाटर यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जब लाइम वाटर को, या सॉरी, जब इन दोनों को मिलाया जाएगा, एसिटिक एसिड को और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी कि बेकिंग सोडा को, तो यहाँ से निकलती है गैस के बबल्स। अब उस गैस के बबल को पास करवाया जाता है किससे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से यानी कि लाइम वाटर से। अब जब इसको लाइम वाटर से पास करवाया जाता है तो लाइम वाटर क्या हो जाता है, टर्न्स मिल्की। टर्न्स मिल्की यानी कि कैसा हो जाता है, ये दूधिया हो जाता है। ठीक है, तो जैसे ये मिल्की हो जाएगा यानी कि दूधिया हो जाएगा, तो हमें पता चल जाएगा कि ये जो क्या कौन सी गैस प्रेजेंट है, हमें पता चल जाएगा ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रेजेंट है। ठीक है, इसकी रिएक्शन अगर हमें लिखनी हो तो हम यहाँ पर आसानी से लिख लेंगे बच्चों, यहाँ पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसमें CO2 गैस पास करवाएंगे तो क्या बनेगा, ये बनाएगा कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर, जो हमने अभी रिएक्शन देखी, यहाँ पर देखी थी ना रिएक्शन सीन, ये वाली रिएक्शन, तो इसी रिएक्शन को लिखा है हमने आगे पर। ठीक है,
अब अगर हम एक्सेस में क्या कराएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड गैस इसमें पास करवाते हैं, तो एक्सेस में पास करवाएंगे तो ये बनाएगा कैल्शियम बाइकार्बोनेट, जो कि सॉल्युबल होगा, ठीक है, जिससे सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कैल्शियम बाइकार्बोनेट ये बनाएगा। अब ये कैसे बनेगा, ये हम हायर क्लासेस में पढ़ेंगे कि एक्सेस में जब पास करवाते हैं, ठीक है, क्लास 9th-10th में हमारे पास ये है। फिलहाल आपको केवल इतना ही जानना है, तो आप इसको नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर हमने बात की थी ओजोन लेयर के बारे में। ओजोन क्या है, एक प्रोटेक्टिव लेयर है हमारी अर्थ के बाहर से, ठीक है, एटमॉस्फेयर में, ठीक। जैसे हमने पहले भी पढ़ा है, क्लास 6 में ही पढ़ा था कि एटमॉस्फेयर की अलग अलग लेयर्स होती हैं, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजो, थर्मो, एक्सो, ठीक है। तो इन लेयर में से एक लेयर में होती है ओजोन लेयर, जो हमें क्या करती है, सन से आने वाले हार्मफुल यूवी रेडिएशन से बचाती है। कैसे, ये क्या करती है, ये जो प्रोटेक्टिव लेयर है ये हार्मफुल रेडिएशंस को हम तक आने नहीं देगी, अर्थ तक पहुंचने नहीं देती। जिससे क्या होता है कि अगर ये लेयर, ये जो रेज हैं, हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज, अगर ये अर्थ पर आ जाती हैं तो ये ह्यूमंस में कैटरैक्ट, स्किन कैंसर जैसे डिजीजेस और एनिमल्स में भी अलग अलग डिजीजेस पैदा कर सकती है, जिस वजह से बहुत ज़्यादा गंभीर स्वास्थ्य खतरा हो सकता है। इसीलिए ये जो ओजोन लेयर है ये हमें प्रोटेक्ट करके रखती है, हार्मफुल रेस को हम तक आने नहीं देती है, ठीक है। तो ये भी हमने पढ़ लिया था। फिर हम लोहे में जंग लगने की प्रक्रिया के बारे में बात कर रहे हैं कि कैसे जंग लगता है, इसकी रिएक्शन हमने देख ली थी। कोई भी मेटल की, लोहे की कोई भी वस्तु है, कोई भी आर्टिकल है, तो जब वो हवा और पानी, हवा में क्या है, वाटर वेपर है, ऑक्सीजन है, ठीक है, ऑक्सीजन और पानी के साथ मिलता है तो जंग लगने की जो प्रक्रिया है वो शुरू होने लगती है, ठीक है। और अगर नमी अधिक है तो जंग लगने की जो गति है वो भी बढ़ जाती है, ठीक। तो हम जंग लगने से क्या, हमारे जो मेटल्स हैं या जो लोहा है, क्या हम इसे बचा सकते हैं जंग लगने से? तो हाँ बिल्कुल, जंग लगने से हम लोहे को बचा सकते हैं। इसके अलग अलग मेथड्स हैं। तो पहला मेथड है तेल लगाना और ग्रीस लगाना, ठीक है। तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। तो तेल लगा करके और ग्रीस लगा करके हम क्या कर सकते हैं, अपना जो लोहा है उसे क्या कर सकते हैं, जंग लगने से बचा सकते हैं, ठीक है, जंग लगने से रोका जा सकता है। कैसे, लोहे की वस्तु पर तेल या ग्रीस की पतली परत लगानी है। इस वजह से क्या होगा, ये नम हवा के कांटेक्ट में नहीं आएगा, यानी कि बेसिकली ये ऑक्सीजन और वाटर के कांटेक्ट में नहीं आएगा और जंग लगने की जो प्रोसेस है वो रुक जाएगी। दूसरा है पेंट करके। तो लोहे की वस्तुओं जैसे गेट, कुर्सियां, कार, ट्रक, जहाज आदि की बॉडी पर पेंट किया जाए तो यह नम हवा को लोहे के संपर्क में आने से रोकता है। यानी कि सिंपली इसका मतलब क्या है कि लोहे के बाहर से एक लेयर लगा दी जाए। अब एक लेयर लगा दी जाएगी तो क्या होगा, बाहर की जो हवा है, पानी है, वो उसके अंदर नहीं आ पाएगा। जैसे हमें ठंडा लगता है तो हम क्या करते हैं, ब्लैंकेट ओढ़ लेते हैं या कोई जैकेट स्वेटर पहन लेते हैं। तो क्यों पहनते हैं जैकेट स्वेटर या क्यों ओढ़ते हैं ब्लैंकेट, ताकि जो बाहर की जो हवा है वो हमारे बॉडी पर, हमारे शरीर पर ना टकराए, जिससे हमें ठंडा ना लगे। तो इसीलिए हम ब्लैंकेट या ऐसा कुछ ओढ़ लेते हैं या पहन लेते हैं। सेम ऐसे ही लोहे पर भी हम पेंट कर देंगे, एक लेयर लगा देंगे, है ना, जैसे हम अपने बाहर से ब्लैंकेट की लेयर लगा लेते हैं। तो वैसे ही लोहे के बाहर से पेंट की, ग्रीस की या ऑयल की लेयर लगा देंगे, जिससे कि वाटर और एयर जो है उसके कांटेक्ट में नहीं आएगा। क्लियर। लेकिन ये जो पेंटिंग है और तेल लगाना या ग्रीस लगाना, ये लंबे समय तक नहीं चलता, क्योंकि ये ज्यादा समय तक नहीं, कुछ समय के बाद जो है पेंट निकलना शुरू करता है। तो ये प्रोसेस जो है बार बार रिपीट करनी पड़ती है एक टाइम के बाद, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रोसेस के बारे में बात करते हैं। अगला है अन्य धातुओं से लेप, जिसे हम गैल्वेनाइजेशन भी कहते हैं। ये प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अन्य धातुओं से लेप से क्या कहा जाता है, गैल्वेनाइजेशन या गैल्वेनीकरण। अब इस प्रोसेस में होता क्या है, मान लो ये हमारे पास है मेटल की कोई रॉड है, हम क्या कर देंगे, इसके बाहर से
एक प्रोटेक्टिव लेयर लगा देंगे किसी दूसरे मेटल की, जैसे जिंक मेटल की लेयर लगा देंगे इस आयरन के बाहर से, इस तरीके से। जब हम जिंक मेटल की लेयर लगा देते हैं तो ऑक्सीजन और एयर अंदर वाला जो मेटल है उसके कांटेक्ट में नहीं आता, बाहर जिंक के साथ ही रिएक्शन करता है, ठीक है। अंदर मेटल के कांटेक्ट में नहीं आता और जो हमारा मेटल है वो काफी समय तक सेफ रहता है। अच्छा, जिंक के साथ रिएक्शन करता है, जिंक के साथ तो रिएक्शन करेगा। अच्छा, जिंक को हम क्या कहते हैं, सेक्रीफिशियल मेटल भी कहते हैं, क्योंकि जिंक क्या करता है, अपने आप को, लोहे को, अंदर वाले मेटल को बचाने के लिए अपने आप को सेक्रीफाइस भी कर देता है, ठीक है। चलिए, तो जब लोहे की चादरों को पिघले हुए जस्ते में डुबोया जाता है तो चादरों पर जस्ते की एक पतली परत चढ़ जाती है। इस प्रक्रिया को गैल्वेनाइजेशन या गैल्वनीकरण कहते हैं। जैसे हमने कहा कि लोहे के ऊपर एक जिंक की लेयर लगा दी जाती है। ये जस्ते की परत लोहे को नम हवा के संपर्क में आने से रोकती है और जंग लगने से रोकती है। सेम वैसे ही जैसे हमने ब्लैंकेट के बारे में बात की कि ब्लैंकेट क्या करता है, हमारे शरीर में हवा, बाहर से जो हवा है, ठंडी हवा है, उसको आने से रोकता है ना। वैसे ही ये जो जिंक की लेयर है, ये मेटल को हवा और पानी के कांटेक्ट में आने से रोकती है, जिससे मेटल जो है वो सेफ रहता है। क्लियर। चलो, अगला है लोहे को स्टेनलेस स्टील में बदलना। अब लोहे को किस में बदल दिया जाए, स्टेनलेस स्टील में। तो पिघले हुए लोहे को कार्बन, क्रोमियम और निकेल की एक निश्चित मात्रा के साथ मिलाकर स्टेनलेस स्टील नामक मिश्र धातु बनाई जाती है। क्या बनाई जाती है, एक अलॉय बनाई जाती है। अलॉय क्या है, मिश्र धातु है। तो मिश्र धातु का मतलब ये नहीं कि अलॉय जो है केवल धातुओं के मिश्रण से बनी है, नहीं, धातु और अधातु के मिश्रण से भी बन सकती है। धातु धातु और धातु और अधातु के मिश्रण से भी अलॉय यानी कि मिश्र धातु बनाई जाती है, ठीक है। तो ऐसे हम स्टेनलेस स्टील बनाते हैं। यह नम हवा में जंग नहीं लगती, इसीलिए इसका उपयोग घरेलू बर्तन और शालेय चिकित्सा उपकरण बनाने में किया जाता है। तो सर्जिकल जो भी हमारे इक्विपमेंट्स होते हैं, ठीक है, इसके अलावा घरों में जितने भी हम बर्तनों को यूज करते हैं, तो आपने देखा है अक्सर ज्यादातर जो बर्तन है वो स्टेनलेस स्टील के बनाए जाते हैं, लोहे के कम बनाए जाते हैं। बनाए तो जाते हैं लेकिन लोहे के हम कम यूज करते हैं, सारे बर्तन लोहे के नहीं होते हैं, ज्यादातर बर्तन स्टेनलेस स्टील के हम यूज करते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें जंग भी नहीं लगता, ये एक अलॉय है इसीलिए, ठीक है। चलिए, क्लियर है इतना, नोट कर लीजिए इन पॉइंट्स को, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो, तो एक क्वेश्चन है यहाँ पर, ये क्वेश्चन आपको खुद से करना है। उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं जब जंग लगने से बचाने के लिए लोहे की चादरों को पिघले हुए जस्ते में डुबोया जाता है। तो यहाँ पर अलग अलग ऑप्शंस हैं। एनोडाइजिंग, पीले रंग की परत, विद्युत बिजली से धातु चढ़ाने की प्रक्रिया। तो अलग अलग प्रोसेसेस हैं, तो आपको इसका आंसर खुद से करना है। तो ये है आपका होमवर्क, ये है आपके लिए होमवर्क, ये आपको खुद से करना है। आगे बात करते हैं क्रिस्टलीकरण के बारे में या क्रिस्टलाइजेशन के बारे में। तो समुद्री जल से वाष्पीकरण द्वारा नमक प्राप्त किया जा सकता है, ये तो हमें पता है ना। समुद्र से हम क्या करते हैं, इवेपोरेशन के प्रोसेस से नमक प्राप्त करते हैं। कैसे करते हैं प्राप्त, देखो, समुद्र के किनारे इस तरीके से ऐसे बेड्स बनाए जाते हैं, ठीक है। इनमें पानी फिल किया जाता है, समुद्र का पानी फिल किया जाता है, फिर इन्हें ऐसे ही छोड़ दिया जाता है और सनरेज इस पर पड़ती है ना। धीरे धीरे सारा पानी क्या होता है, धीरे धीरे सारा पानी इवेपोरेट होता है और सॉल्ट जो है वो नीचे बच जाता है। इस तरीके से समुद्र से हमें सॉल्ट मिलता है। लेकिन ये जो नमक है, ये जो नमक हमें मिलता है, ये अशुद्ध होता है और इनके क्रिस्टलों का निरीक्षण करना कठिन होता है, ठीक है। अशुद्ध भी होता है और निरीक्षण करना भी कठिन होता है। इस प्रकार शुद्ध पदार्थों के बड़े बड़े क्रिस्टल उनके विलयनों से क्रिस्टलीकरण नामक प्रतिक्रिया द्वारा बनाए जा सकते हैं, जो एक भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। तो शुद्ध पदार्थों के बड़े क्रिस्टल उनके विलयनों के क्रिस्टलीकरण से, जैसे हम कहें कि सॉल्ट वाटर है, तो सॉल्ट वाटर का क्रिस्टलाइजेशन किया जाए, फिर उनके क्रिस्टलों को हम शुद्ध करके क्या कर लेते हैं, इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, क्रिस्टलीकरण, जो कि एक भौतिक परिवर्तन है। क्लियर है इतना।
चलिए, तो ये आप नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। जैसे कॉपर सल्फेट का क्रिस्टलीकरण किया जाए, तो चलिए इसकी जो गतिविधि है उसको समझते हैं। एक गिलास पानी लें और उसे एक बीकर में डालें। इसमें थोड़ा मात्रा में तनु यानी कि डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड मिलाएं और मिश्रण को गर्म करें। तो एक गिलास में हमें क्या करना है, पानी लेना है, उसमें डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डालना है और इसे गर्म करना है। जब पानी उबलने लगेगा तो इसमें कॉपर सल्फेट का पाउडर डालना है, ठीक है, CuSO4। कॉपर सल्फेट डालना है और लगातार इसे चलाते रहना है, मिक्स करते रहना है। पाउडर जब तक मिलते रहे तब तक वह घुलना बंद न जब तक वह घुलना बंद ना हो जाए, ठीक है, तब तक हमें क्या करना है, उसे मिलाते रहना है। इसके बाद घोल को छान ले और बिना हिलाए ठंडे होने दे। अब हमें घोल को छान लेना है, फिल्टर करेंगे और इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, ठंडा होने देंगे। फिर हमें क्या दिखेंगे, उसके क्रिस्टल्स दिखेंगे, ठीक है। चलो पहले आप इतना नोट कीजिए। चलिए इसके बाद थोड़ी देर बाद हम देखेंगे कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल बनते हैं, ठीक है। तो सेम ऐसे ही करना है हमें। ये है बर्नर, वायर गॉज, बॉइलिंग वाटर, चाइना डिश है ये, और चाइना डिश में है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, ट्राइपॉड स्टैंड। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन हम मिलाते रहेंगे, फिर कुछ देर के बाद से छोड़ देंगे तो हमें क्या दिखेंगे, कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। चलिए तो इसे आप एक बार देखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जब आप भौतिक और रासायनिक परिवर्तनों के बारे में जान गए हैं, तो अपने आसपास होने वाले परिवर्तनों का अवलोकन करें और उन्हें वर्गीकृत करें। उदाहरण के लिए बर्फ का पिघलना एक भौतिक परिवर्तन है, जबकि जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन है। इससे आपको रोजमर्रा की प्रक्रियाओं को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिलेगी। तो ये आपका होमवर्क भी है कि आपको भौतिक और रासायनिक परिवर्तनों के बारे में लिख करके तो आना है एक एक पैराग्राफ, और साथ में आपको बहुत सारे उदाहरण भी लिखने हैं। तो आपको इस तरीके से टेबल बना लेनी है, इस तरीके से। तो एक तरफ फिजिकल चेंज और एक तरफ केमिकल चेंज लिखने हैं, लेकिन जो आप डेली अपने आसपास होते हुए देख रहे हो उनके बारे में। क्लियर है? तो चलिए एक बार आप इसे नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो चलिए बच्चों, आज हमने भौतिक और रासायनिक परिवर्तन चैप्टर को डिटेल में पढ़ा, ठीक है। पहले तो चैप्टर हमने पहले से स्टार्ट किया हुआ था, बाकी सारे टॉपिक्स को हमने रिवाइज किया और जो कुछ टॉपिक्स थे उनको हमने आज अच्छे से डिस्कस कर लिया है। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। अगर आपको चैप्टर से रिलेटेड कोई समस्या है या कोई टॉपिक समझ में नहीं आया तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलिए बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।